हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आई एम पीयूष प्रासर एंड हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम। सोम को मैं अपडेट कर रहा हूँ, री अपडेट, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 9 फ्रॉम एसएफडी पीएमडी पार्ट। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन आपको, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट बी और पॉइंट सी पर मूवमेंट अप्लाइड है। पॉइंट बी पर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड m किलो न्यूटन मीटर अप्लाइड है और पॉइंट सी पर 2m मैग्नीट्यूड का एक मूवमेंट अप्लाइड है। ये सारे जो मूवमेंट है किसी एक पॉइंट पर अप्लाइड है। इन मूवमेंट को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड मूवमेंट्स। क्या कहा जाता है बच्चों? जस्ट ए मिनट। कंसंट्रेटेड मूवमेंट, जैसे कंसंट्रेटेड लोड होता है पॉइंट लोड, उसी तरह से कंसंट्रेटेड मूवमेंट, कंसंट्रेटेड मूवमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे मैं थ्योरी डिराइव करूंगा लास्ट में क्वेश्चन को समझाने के बाद, तो समझ में आएगा। क्लियर है? देखो, ए बी बी सी सी डी, तीन स्पैन में आपका पूरा का पूरा मेंबर डिवाइडेड है और हर एक स्पैन का लेंथ कितना है? L/3 L/3 L/3। क्लियर है? इसका एसएफडी पीएमडी अपने को बताना है। तो एसएफडी पीएमडी बताना है तो मेरा सबसे पहला रूल क्या होता है? हमको सबसे पहले क्या निकाल लेना है? सपोर्ट रिएक्शन। तो पॉइंट ए पर कितने सपोर्ट रिएक्शन? 2। पॉइंट डी पर कितना? 1। इसको मैं कहता हूं आर ए, इसको मैं कहता हूं आर डी, इसको मैं कहता हूं एच ए। ठीक है, देखो पॉइंट ए और पॉइंट डी, मतलब सपोर्ट ए और सपोर्ट डी सिंपल सपोर्ट है तो मूवमेंट वहां पे नहीं होगा, मूवमेंट 0। क्लियर है? चलिए अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं। कैमरा थोड़ा ऐसा ही है, मोबाइल का फ्लैश लगा के फिर चेहरा पे डाला है ताकि चेहरा अच्छा दिखे। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा? इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अप्लाई करना है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था, जब भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमको लिखना है, एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया तो ये जो एक्सिस मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है XYZ, आप अपने कॉपी पे बना लेना। ऐसा ये जरूरी है। क्यों? अब हम डायरेक्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन जब लिखेंगे तो हम लिख देंगे पहला समेशन f ऑफ y इक्वल टू 0। f ऑफ y इक्वल टू 0 मतलब y वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। एग्जामिनर समझ जाएगा जो पेपर चेकिंग करने वाला है। लेकिन अगर आप समेशन f ऑफ y इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है, तो वो नहीं समझ पाएगा। y मतलब आप डिफाइन ही नहीं किए उसको, तो समझेगा कैसे? ये एक बात हुई। देखो f ऑफ v लिखने में भी प्रॉब्लम होता है। f ऑफ v अगर आप लिखोगे तो v मतलब क्या है उसको फिर समझ में नहीं आएगा। v मतलब वैन हो सकता है, v मतलब कुछ भी हो सकता है ना, वेनेजुएला हो सकता है, एनीथिंग। v मतलब वरना हो सकता है, कुछ भी वो समझ लेगा। समझ रहे हो कि नहीं? वो हमको ये मान के चलना है कि उसको कुछ नहीं आता, उसको वो मूर्ख है, उसको हमको सब कुछ बताना है। तो एफ ऑफ भी की जगह समेशन ऑफ एफ वर्टिकल इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 आपको लिखना होगा ऐसा। लेकिन अगर आप ये एक्सिस अगर डिफाइन कर देते हैं, पहले ही अपने कॉपी बता दिया, तो उसका समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे तो उसको समझ में भी आएगा, मार्क भी नहीं काट सकता, कोई बहाना वो नहीं पकड़ पाएगा फिर। समझे क्या? तो इस वाले कंडीशन को, इस वाले सिस्टम को फॉलो करिए कन्वेंशनल एग्जामिनेशन के लिए। तो समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 कहने का मतलब है पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन में क्या लिखूंगा? देखो ये तो मोबाइल का फ्लैश लगा के रखा है इसलिए मेरा चेहरा कम से कम दिख रहा है, नहीं तो अभी भूतिया हो जाता। पीछे देखो शैडो कितना आ रहा है। तो आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 0। क्यों? बीम जो है उस पर किसी भी तरह का लोडिंग नहीं है, वो क्या है? मूवमेंट है। तो यहां से हमको क्या पता चला? आर ए इक्वल टू माइनस आर डी। कहने का मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा, बराबर होगा, लेकिन अपोजिट नेचर का होगा। यही तो ये पहला एक कंडीशन से हमको ये पता चला। सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? एच ए इक्वल टू 0। तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन, देखो दोनों जो सपोर्ट था, सपोर्ट ए सपोर्ट डी,
दोनों सपोर्ट आपका सिंपल सपोर्ट है तो दोनों अबाउट बोथ सपोर्ट मोमेंट इक्वल टू जीरो आप लिख सकते हो। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे फॉर मूवमेंट, लेट सपोज मैं लिखता हूं समेशन एम जेड मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस एट बी, कहां पे, सपोर्ट बी पर। ब्यूटीफुल, देखिए कमेंट आ रहा है। ओके, आप सभी का प्यार है, दुआ है बस। तो समेशन एम जेड अबाउट सपोर्ट बी इक्वल टू जीरो लिखूंगा अगर, तो देखो कैसे लिखूंगा मैं फिर, ये आपका आर ए, फिर ये आर डी, सॉरी अच्छा बी नहीं, अबाउट पॉइंट डी, वो सपोर्ट जो है वो डी है। आराम से बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, आप भी आराम से सीखिए, प्यार से सीखिए, ये मेरे लिए जरूरी है। हड़बड़ी मेरे लिए जरूरत नहीं होता लाइफ में, आराम से करिए, सब कुछ होगा। एक बार सब्जेक्ट सीख लेनी है बस। ये L/3, ये L/3, ये स्पैन भी है L/3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, समेशन एम जेड अबाउट सपोर्ट डी इक्वल टू जीरो अगर लिखूंगा, तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो मैं लिखूंगा, देखो हमको हमेशा ऐसे कंडीशन में हमको क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉक कर देना है, तो मैं लिख दूंगा आर ए इंटू एल क्लॉकवाइज प्लस, देखो एम जो आपका पॉइंट बी पर है, ये आपका पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, पॉइंट बी पर जो मूवमेंट है कंसंट्रेटेड एम, वो भी क्लॉकवाइज में प्लस में आ जाएगा। देखो पॉइंट सी पर जो कंसंट्रेटेड मूवमेंट है वो अपोजिट है, मतलब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, लेट सपोज, तो मेरे को बराबर करना है, तो मैं इक्वल टू लिख के भी लिख सकता हूं, या फिर मैं यहीं पर लिख दूंगा -2m, ठीक है। और कोई मूवमेंट है क्या, और कोई लोडिंग का इफेक्ट है क्या, नहीं। आर डी जो है वो तो पॉइंट डी से ही पास कर जा रहा है, उसका कोई लीवर आर्म है ही नहीं, तो उस कारण से कोई मूवमेंट जनरेट होगा नहीं। ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्लस आर डी, अब थोड़ा अच्छा लग रहा होगा है, प्लस आर डी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आर ए इंटू एल, आर ए एल, ये प्लस एम माइनस एम इक्वल टू जीरो, तो आर ए इक्वल टू एम बाई एल, आर ए का मैग्नीट्यूड कितना निकला, एम बाई एल, और इसका वैल्यू क्या, पॉजिटिव, मतलब जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम किया है ये वही डायरेक्शन होगा, मतलब आर ए अपवर्ड है, ठीक है, ये मेरा करेक्ट डायरेक्शन है। तो आर डी का वैल्यू क्या होगा, देखो इक्वल एंड अपोजिट, तो आर डी इक्वल टू माइनस एम बाई एल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर डी एक्चुअली में डाउनवर्ड लग रहा है, इसका यही मतलब होगा, माइनस में कोई चीज है तो, क्योंकि आपने प्लस डायरेक्शन अपवर्ड कंसिडर कर रखा है और एक्चुअल रिजल्ट आ गया उसका नेगेटिव में, मतलब आरडी एक्चुअली में डाउनवर्ड लग रहा है। तो आपने सपोर्ट रिएक्शन निकाल लिया इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अप्लाई करके। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम हम बनाएंगे। ओके, तो शियर फोर्स डायग्राम हमको बनाना है, तो हर एक सेक्शन में हमको शियर फोर्स का वैल्यू निकालना है कि नहीं। तो यहाँ लिखता हूं पहले, तो शियर फोर्स, तो ये मेंबर हो गया आपका, अब हमको लिखना है शियर फोर्स। तो देखो पहले शियर फोर्स लिखने से पहले देखना, पूरे बीम के ऊपर किसी भी तरह का पॉइंट लोड या फिर यूडीएल वगैरह नहीं है, या ट्रायंगुलर लोडिंग, किसी भी तरह का ट्रांसवर्स लोडिंग नहीं है, यहाँ पे केवल कंसंट्रेटेड मूवमेंट है। तो शियर फोर्स कहने का मतलब एक तरह का फोर्स है, उसमें हमको मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो पूरे बीम के ऊपर जो आपका फोर्सेस आपको दिख रहा है वो सपोर्ट पर ही दिख रहा है, एक तो आर ए दिख रहा है, दूसरा आर डी दिख रहा है, मतलब इस पूरे बीम पर चाहे मैं कहीं पर भी एक सेक्शन कंसिडर कर लेता हूं, लेट सपोज ए और बी के बीच में एक सेक्शन कंसिडर कर लिया एक्स एक्स, तो यहां से एक्स फ्रॉम ए, ठीक है, एक्स फ्रॉम सपोर्ट ए मैंने एक सेक्शन कंसिडर कर लिया ए और बी के बीच में। अब मैं लिखूंगा शियर फोर्स इन ए बी एट एक्स एक्स सेक्शन, एक्स फ्रॉम ए, मैं ऐसा लिखूंगा। तो बराबर क्या होगा, देखो ये आर ए, ये आपका एक्स एक्स सेक्शन है, तो देखिए मेरा आंख किधर है,
मैं मतलब सपोर्ट ए से मैं बी की ओर डी की ओर देख रहा हूँ, ए से डी की ओर, तो ये जो मेरा फेस होगा ये कौन सा फेस है मेरा, लेफ्ट फेस है। इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था मैंने। तो ये अगर लेफ्ट फेस है तो लेफ्ट फेस पे शियर फोर्स देखो ये आर ए अपवार्ड दिख रहा है, तो लेफ्ट फेस में अपवार्ड तो राइट फेस में डाउनवर्ड, तो उसके कारण एक कपल क्रिएट होगा किस तरह का, अपवार्ड डाउनवर्ड का। इसके कारण रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो शियर फोर्स का नेचर क्या, पॉजिटिव। क्लिक हुआ, ठीक है। इसलिए कोई वीडियो छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें मैं इससे पहले वाले वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। सेक्शन का लेफ्ट फेस राइट फेस क्या, कैसे समझेंगे, किधर से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, मतलब ए से डी की ओर लिखा, फिर डी से ए की ओर भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, आप कहीं से भी लिखिए। हाँ, लेकिन उसका एट लास्ट साइन कन्वेंशन हमको सही लिखना है, नहीं तो उसमें गलती हो जाएगा तो फिर पढ़ाई का मतलब ही कुछ नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो देखो, तो सेक्शन के लेफ्ट फेस में अपवार्ड, तो शियर फोर्स पॉजिटिव। उसका मतलब ए बी सेक्शन में, ए से बी जो मेंबर का लेंथ है इसमें मैंने एक सेक्शन कंसिडर किया। अब देखो, चूंकि किसी भी तरह का एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है, पॉइंट लोड या फिर यूडीएल या फिर नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लोडिंग का इफेक्ट इसमें है नहीं। तो आप ये सेक्शन चाहे आप बीसी में देखें, यहाँ पर एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर करें, या फिर सी से डी के बीच में एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर करें, कहीं पर भी देखेंगे आपको जो शियर फोर्स का वैल्यू आपको दिखेगा लेफ्ट फेस पर अपवार्ड ही दिखेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर ए। समझ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, जो शियर फोर्स है एट पॉइंट ए वही शियर फोर्स है एट पॉइंट डी, वही शियर फोर्स है एट पॉइंट बी, वही शियर फोर्स है एट पॉइंट सी। मतलब पूरे मेंबर पर शियर फोर्स कांस्टेंट है क्या, शियर फोर्स कांस्टेंट है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा आर ए का जितना वैल्यू होगा। आर ए का वैल्यू कितना है, एम बाई एल, और चूंकि ये पॉजिटिव है तो शियर फोर्स इज पॉजिटिव ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, एम बाई एल। समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं प्लस आर ए शियर फोर्स का वैल्यू इक्वल टू एम बाई एल। समझ में आया? ये प्लस आर ए क्यों लिखा, मतलब प्लस में इसलिए लिखा कि शियर फोर्स आपका पॉजिटिव है, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस आर ए लिखा। क्लियर? नाउ उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि शियर फोर्स इन बीसी एक्स एक्स सेक्शन एक्स फ्रॉम बी में कंसिडर करता हूं। एक्स फ्रॉम बी कहने का क्या मतलब है, इसी तरह से सेक्शन को डिफाइन करिए ताकि हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब निकालेंगे उसके लिए डेरिवेशन करेंगे तो भी हम जो सेक्शन में एक्स एक्स कंसिडर कर रहा हूँ वैसे ही मैं कंसिडर करूंगा। एक्स फ्रॉम बी कहने का मतलब है कि पहले वाले में एक्स फ्रॉम ए मतलब ए से एक्स ले लिया, बीसी के लिए अगर हम लिखेंगे कुछ भी तो एक्स फ्रॉम बी, ये एक्स फ्रॉम बी पॉइंट बी। उसी तरह से सी और डी स्पैन के लिए अगर हम कुछ लिखेंगे तो मैं एक्स फ्रॉम सी कंसिडर कर लूंगा, एक्स फ्रॉम सी। अच्छा ये थोड़ा ज्यादा ये हो गया, ये एक्स फ्रॉम सी कंसिडर कर लूंगा। समझ में आ रहा है? तो शियर फोर्स इन बीसी सेक्शन एक्स 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 फ्रॉम बी, वही अब क्या कितना देखने को मिलेगा, देखो वो काट के निकाल देता हूं मैं पहले में। ये मेरा एक्स एक्स सेक्शन है, ये पॉइंट बी, यहां से मैंने एक्स कंसिडर किया है पॉइंट बी से, ये मेरा सपोर्ट ए, रिएक्शन आर ए, पॉइंट बी पे क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाइड है ऑफ मैग्नीट्यूड एम। तो देखो अगर मैं शियर फोर्स देखूंगा ये फेस क्या होगा, क्योंकि मैं इधर से देख रहा हूँ ए से डी की ओर देख रहा हूँ, ये लेफ्ट फेस है मेरा, ठीक है। तो लेफ्ट फेस पे शियर फोर्स का वैल्यू किया, उस सेक्शन पे प्लस आर है अपवर्ड, यही वैल्यू है ना, तो शियर फोर्स पॉजिटिव। तो उसी तरह से आप शियर फोर्स इन सेक्शन सी से डी, स्पैन सी से डी में कोई एक सेक्शन को कंसिडर करके देखेंगे, वहां पर भी सेम आएगा प्लस आर है। उसी तरह से मैं लिख देता हूं शियर फोर्स सी से डी के बीच में एक्स एक्स सेक्शन
एक्स फ्रॉम, मैं कंसिडर कर रहा हूँ सी, एक्स जो मैं डिफाइन किया हूँ सी से डिफाइन किया हूँ, तो भी मेरा शियर फोर्स का वैल्यू कितना, वही प्लस आर ए रहेगा, प्लस एम बाई एल। मतलब पूरे बीम के ऊपर, पूरे मेंबर लेंथ के ऊपर जो शियर फोर्स है इट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इस बीम का एसएफडी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बना देता हूँ, बना लीजिएगा। तो ये देखिए, ये शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा इस बीम के लिए, पूरे बीम पर कांस्टेंट शियर फोर्स कितने का, एम बाई एल का। मैक्सिमम शियर फोर्स का वैल्यू अगर पूछेगा तो कितना, एम बाई एल। शियर फोर्स एट पॉइंट ए एम बाई एल, एट बी एम बाई एल, एट पॉइंट सी एम बाई एल, कहीं पर भी देखो एम बाई एल पूछ सकता है ना। तो एसएफडी क्लियर है इसका। अब चलिए हम बीएमडी इसका निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसका बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन में लिखूंगा इसको ध्यान से देखिएगा। देखो हमको लिखना है, हम ईच स्पैन में लिखेंगे। ठीक है, स्पैन ए से बी के लिए इक्वेशन लिखेंगे, बी से सी के लिए अलग लिखेंगे, सी से डी के लिए अलग लिखेंगे। तो लेट्स सपोज कि हम लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट इन ए टू बी, ए से बी के लिए लिखेंगे। तो मैं अब ऐसा करता हूं, यहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर करता हूं, एक सेक्शन कंसिडर करता हूं, उसको देता हूं, कहता हूं एक्स एक्स, एंड एक्स जो है मैं ए से लूंगा। कहां से लूंगा, एक्स फ्रॉम ए, सपोर्ट ए से। और ये जो ए बी स्पैन है इसका लेंथ कितना है, टोटल लेंथ इस स्पैन का L/3। तो ये जो मैं बेंडिंग मोमेंट एट एक्स सेक्शन बी एम एक्स इन ए बी जो इक्वेशन लिखूंगा, दिस इक्वेशन विल बी वैलिड फॉर व्हाट, फ्रॉम 0 टू L/3, इतने लेंथ के लिए ये इक्वेशन वैलिड होगा। और x मैं कहां से कंसिडर कर रहा हूं, यहां लिख देते हैं x फ्रॉम a, ये सब चीज लिख दूंगा। इसके बाद मैं इक्वेशन लिखूंगा। तो देखो इक्वेशन में अगर इस सेक्शन को बाहर निकाल दो, ये एक्स एक्स सेक्शन, और यहाँ पे कितना है मेरा रिएक्शन है आर ए। ठीक है, और ये लेंथ कितना है यहाँ से x, यही चीज है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, ये बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, कैसे लिखूंगा। तो देखो हमेशा एज्यूम कर लेना, मान लेना जो भी सेक्शन मैंने काटा है जहां पर, इसको मैं मान लेता हूं कि ये सेक्शन मेरा फिक्स सपोर्ट है। इस सेक्शन को मैं फिक्स कर दिया। अब इस सेक्शन को फिक्स करने के बाद अब जिसका भी वैल्यू आपको लिखना है, जिसका भी वैल्यू आपको लिखना है, कहने का मतलब जैसे हमको इस सेक्शन के अबाउट हमको मोमेंट का लिखना है वैल्यू, तो इस सेक्शन के अबाउट मोमेंट कितना होगा, आर ए इंटू एक्स। ये क्या हो जाएगा, आर ए, जस्ट मिनट लेट मी चेंज दी कलर, समझा रहा हूं जो है बता रहा हूं आपको, घबराने का नहीं। आर ए इंटू एक्स लिख दूंगा। ठीक है, आर ए इंटू एक्स। अब ये आर ए इंटू एक्स प्लस में है या नेगेटिव में, कैसे देखूंगा। देखो मैंने क्या बोला, एक्स एक्स सेक्शन को फिक्स करो, उसको फिक्स करने के बाद आर ए का इफेक्ट देखो इस एक्स एक्स सेक्शन पे कैसा है। तो देखो आर ए ऊपर की ओर है, मतलब इस तरह से रोटेट कर रहा है किसको, इस मेंबर को एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट में, ऐसा क्लॉकवाइज रोटेशन घड़ी की दिशा में। अगर ऐसा रोटेट कर रहा है तो मेरे पास कोई फ्लेक्सिबल आइटम नहीं है। खैर सोचो अगर ऐसा रोटेट कर रहा है तो देखो ऐसा रोटेट कर रहा है, अच्छा ओके, ये मेरा ये सेक्शन है, ये एक्स एक्स सेक्शन मान लो, आर ऐसा रोटेट कर रहा है। ऐसा रोटेट करने के कारण देखो ये जो टॉप फाइबर है जिसको मैं रेफरेंस फेस मान रहा हूं, ये मेरा कंप्रेशन में जा रहा है क्या। अगर ये टॉप फाइबर मेरा रेफरेंस फेस कंप्रेशन में जा रहा है तो आर ए इंटू एक्स का जो बेसिक इफेक्ट है वो क्या है, पॉजिटिव प्लस, क्योंकि इस तरह का मूवमेंट जो होता है जिसके कारण टॉप फेस कंप्रेशन में चला गया उसको सैगिंग कहते हैं। टॉप फेस या फिर रेफरेंस फेस, रेफरेंस फेस इज जनरली दैट फेस ऑन विच फेस योर लोडिंग इज अप्लाइड। तो यहाँ पे हम जनरली टॉप को ही मान के चलते हैं, क्लियर है। तो पॉजिटिव में चला गया, ये सैगिंग मूवमेंट है ए से बी के बीच में, क्लियर है। तो अब देखो मतलब ये प्लस आर ए इंटू एक्स इसका सैगिंग इफेक्ट है, हमने प्लस लिख दिया। और कुछ होगा क्या इक्वेशन में, कुछ नहीं होगा। तो ये इक्वेशन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहीं पर बगल में लिखता हूं, मैं आपको बताऊंगा कि बेंडिंग मोमेंट एट ए
हमको बताना है अगर, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट ए का वैल्यू कितना निकलेगा, 0। नाउ अब मेरे को बताना है बेंडिंग मोमेंट एट बी, मतलब अगर यही एक्स एक्स सेक्शन को मैं बी तक लेके जाऊंगा, मतलब पॉइंट ये जो सेक्शन बी, अगर बी पर अगर आप सेक्शन देखोगे तो उसका ये जो वैल्यू निकलेगा, जस्ट ए मिनट सुनिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/3। तो ये जो पॉइंट बी है ना, मतलब मेंबर में वो जो पॉइंट बी है उसका जस्ट लेफ्ट, क्योंकि हम इधर से लिख रहे हैं ए से बी की ओर देख रहे हैं, तो ये जो मोमेंट, ये जो इक्वेशन होगा बी के जस्ट लेफ्ट में, क्योंकि पॉइंट बी पर एक मोमेंट अप्लाइड है यार। कौन सा मोमेंट, कंसंट्रेटेड मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड m क्लॉकवाइज अप्लाइड है ना। तो अगर उसका इफेक्ट तो हमने अभी कंसिडर नहीं किया है ना, तो उसका इफेक्ट किस में कंसिडर करेंगे, जब हम लिखेंगे जस्ट राइट में, तब वहां पे उसका वो मैग्नीट्यूड आएगा। अभी अभी समझ में आएगा, आगे जब स्पैन के लिए लिखूंगा तब। लेकिन ये जो बेंडिंग मोमेंट एट बी निकलेगा, ये निकलेगा जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, एक्स L/3 जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, लिख लो जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, सेक्शन बी, सेक्शन एट पॉइंट बी। तो x इक्वल टू L/3, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, m/l इंटू L/3, ये L खत्म, तो बेंडिंग मोमेंट एट B इक्वल टू m/3 जस्ट लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट, ध्यान में रखने का मतलब पॉइंट बी पर एक वैल्यू ये आ गया, पॉइंट बी पर दो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट है, जैसे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड होने के कारण शियर फोर्स का दो वैल्यू आता है एक ही पॉइंट पे, उसी तरह से यहाँ पर होगा, कंसंट्रेटेड मूवमेंट के कारण बेंडिंग मोमेंट में एक ही पॉइंट पे दो मोमेंट की वैल्यू आएंगे अलग अलग एक ही सेक्शन पे, एक जस्ट लेफ्ट वाला है, दूसरा जस्ट राइट वाला। क्लियर है, चलो तो ये हो गया ए से लेके बी तक के लिए। नाउ बेंडिंग मोमेंट इन बी टू सी एक्स फ्रॉम बी, ओके। तो देखो मैं बना रहा हूं यहीं पर, ये हो गया एक्स एक्स सेक्शन में कंसिडर कर लिया, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड m अप्लाइड है, x फ्रॉम b मैंने कंसिडर कर लिया, ये RA और ये लेंथ कितना है, ये स्पैन का L/3, ठीक है। तो यहाँ पर BMX अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो RA इंटू लीवर आर्म क्या होगा, L/3 प्लस एक्स, और RA का जो इफेक्ट है एक्स एक्स सेक्शन पे सैगिंग इफेक्ट है, कंप्रेशन दे रहा है, और ये क्लॉकवाइज है, ध्यान रखना सैगिंग इफेक्ट, तो इसलिए प्लस RA इंटू L/3 प्लस एक्स। देखो अब मैं B का वैल्यू भी लिखूंगा, सॉरी B पॉइंट पे जो कंसंट्रेटेड मूवमेंट है इसका भी इफेक्ट को कंसिडर करूंगा, तो ये जो कंसंट्रेटेड मूवमेंट ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी मेंबर को ऐसे ही उठा रहा है कि नहीं, जिसके कारण टॉप फाइबर जो है या फिर रेफरेंस फेस जो है कंप्रेशन में जा रहा है, इसका भी इफेक्ट सैगिंग है, तो प्लस m, ठीक है। वो थकावट है इसलिए शकल थोड़ा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई से मतलब रखिए, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो इट इज प्लस m, ओके। तो ये जो BMX का एक्सप्रेशन है, दिस इज वैलिड फॉर, इट इज वैलिड फॉर B टू C, उससे ज्यादा नहीं। और x का रेंज कितना होगा, x का जो वेरिएशन है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L/3। तो अब देखो अगर मैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट B पर ही मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकलेगा, तो वो जो मोमेंट निकलेगा इट विल बी जस्ट राइट ऑफ दिस सेक्शन, जस्ट राइट ऑफ पॉइंट B, क्योंकि जस्ट लेफ्ट वाला मैंने
इससे पहले वाले इक्वेशन में बताया था। अब यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये जस्ट राइट ऑफ सेक्शन बी निकलेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी x इक्वल टू 0 जस्ट राइट बी। ठीक है, जस्ट राइट ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन एट पॉइंट बी ऐसे लिखिए तो थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, एट पॉइंट बी। अच्छा, और एक चीज देखो यार, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का जो भी वेरिएशन है x के रेस्पेक्ट में, हम x के रेस्पेक्ट में इसका वेरिएशन लिख रहे हैं, ये 1 डिग्री का है कि नहीं, 1 डिग्री वेरिएशन है। ओके, कहने का मतलब है लीनियर वेरिएशन है। जस्ट ए मिनट। ओके, दिस वेरिएशन इज लीनियर। यहाँ पे देख पा रहे हो, इससे पहले वाले इक्वेशन में भी देखोगे जो वेरिएशन था x के साथ, देखो यहाँ पे लीनियर वेरिएशन है। इन सब चीजों को ध्यान रखना है। ओके, 1 डिग्री कहने का मतलब है 1 डिग्री कर्व बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर वेरिएशन। तो जस्ट राइट ऑफ सेक्शन बी x इक्वल टू 0 पुट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा m बाई एल इंटू एल बाई 3 प्लस 0 प्लस m, तो इक्वल टू m बाई 3 प्लस m। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना निकलेगा, ये आ जाएगा 4m बाई 3। समझ रहे? तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट पॉइंट बी। क्लियर है? नाउ अब इसी सेक्शन को हम एक्सटेंड कर करके हम पॉइंट सी पर ले जाएंगे। पॉइंट सी कहने का मतलब है जस्ट लेफ्ट ऑफ पॉइंट सी। समझ रहे हो? राइट में फिर अलग उसका वैल्यू निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने निकाला, क्योंकि राइट फिर वहाँ पॉइंट सी पर भी तो एक मूवमेंट है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2m मैग्नीट्यूड का, तो वहाँ पे एक अलग वैल्यू आएगा जस्ट लेफ्ट में, जस्ट राइट में जब हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट लेफ्ट में लिखता हूँ, मतलब ये सब चीज जरूरी है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एग्जाम में पूछ देगा, इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी x इक्वल टू एल बाई 3 जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट पॉइंट सी। क्लियर है? तो लिखेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करते हैं, चलिए। m बाई 3 सॉरी m बाई एल, आर ए का वैल्यू कितना, m बाई एल इंटू एल बाई 3 प्लस एल बाई 3 एक्स का वैल्यू प्लस m, मतलब ये 2l बाई 3 तो वहां से खत्म, तो 2m बाई 3 प्लस m मतलब 5m बाई 3। और वेरिएशन क्या है, लीनियर। समझ रहे हो? तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, उसका जस्ट लेफ्ट में आपका मैग्नीट्यूड कितना निकला, 5m बाई 3। और ये सारा वैल्यू अभी तक किस में चल रहा है, पॉजिटिव में चल रहा है, देखो प्लस प्लस में चल रहा है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट ही चल रहा है। समझ रहा है? अभी तक प्लस प्लस में ही चल रहा है, और वेरिएशन क्या है, लीनियर। ये काम खत्म हो गया। पॉइंट आपने कहाँ का निकाल लिया, पॉइंट ए को सॉल्व कर लिया, बी को सॉल्व कर लिया, सी का लेफ्ट तक देख लिया है, अब सी का राइट हम देखेंगे। तो हम लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट इन सी टू डी एक्स फ्रॉम सी, ठीक है, एक्स फ्रॉम सी, और एक्स का जो वेरिएशन होगा 0 टू एल बाई 3 होगा, क्योंकि स्पैन सी डी का जो लेंथ है इट इज एल बाई 3। क्लियर है? तो बी बना देता हूं मैं यहाँ पे, देखो
ये रहा एक्स एक्स सेक्शन, यहाँ पे 2m मूवमेंट है, यहाँ पे m मैग्नीट्यूड का मूवमेंट है। दिस इज योर आर ए, दिस इज योर L/3, दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज अगेन स्पैन L/3, दिस इज योर पॉइंट सी, और x मैं कंसिडर कर रहा हूँ पॉइंट सी से। क्लियर है? तो मैं अगर बेंडिंग मोमेंट x का वैल्यू लिखूंगा, इक्वेशन लिखूंगा, ये केवल सी डी रीजन के लिए वैलिड होगा, सी से डी तक के लिए। तो बी एम एक्स इक्वल टू क्या होगा? देखो आर ए का इफेक्ट क्या है अबाउट सेक्शन एक्स एक्स, कंप्रेशन हो रहा है उसके कारण, तो प्लस आर ए इंटू, मतलब सैगिंग, आर ए का इफेक्ट है सैगिंग, तो प्लस आर ए इंटू 2L/3 प्लस एक्स लिखूंगा, इसका सैगिंग इफेक्ट। फिर पॉइंट बी पर जो मूवमेंट है उसका भी इफेक्ट सैगिंग है, तो प्लस एम लिखूंगा। फिर देखो पॉइंट सी का जो मूवमेंट है इसका इफेक्ट सैगिंग नहीं है, नेगेटिव है, एंटी क्लॉक, मतलब हॉगिंग, मतलब देखो मतलब क्या कर रहा है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। ओके सॉरी, ये सेक्शन है ना मेरा, यहाँ पर ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, नीचे नीचे दबा रहा है, एंटी क्लॉक मतलब इस तरह से, ऐसे रोटेट होगा, ऐसे ऐसे रोटेट होगा, मतलब ये नीचे रोटेट कर रहा है, मतलब टॉप फाइबर मेरा टेंशन में जाएगा, इस तरह से उभरेगा, मतलब ये तनेगा, टॉप फाइबर टेंशन में जाएगा, तो इसका इफेक्ट हॉगिंग है। तो -2m। तो जब भी आप बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे किसी स्पैन के लिए, तो हमेशा ये सैगिंग और हॉगिंग वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके माइनस प्लस लिखते रहना। जब आप इक्विलिब्रियम यूज कर रहे हो तो एंटी क्लॉक इक्वल टू क्लॉक करके इक्विलिब्रियम लिख दीजिए, किसी पॉइंट पर मोमेंट इक्विलिब्रियम लिखना है तो उससे रिजल्ट बराबर का निकल जाएगा। लेकिन जब ये लिख रहे हो है ना, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अच्छे से सही सही उसका वैल्यू निकालने के लिए आप सैगिंग हॉगिंग वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके उसमें प्लस माइनस लगा के पहले से ही लिख देना है, तो जो रिजल्ट आएगा उसको डायरेक्टली यूज कर लेना, फिर मतलब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। क्लियर है? इसलिए आराम से बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ। एक्चुअली मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा है, मैं ये क्वेश्चन बनाने के बाद इस वीडियो को यहाँ पे बंद कर दूंगा। चलिए, तो ये हो गया एक्स उसका इक्वेशन फ्रॉम सी टू डी के लिए। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कहने का मतलब है जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट पॉइंट सी। तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो होगा, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी का वैल्यू कितना आएगा? देखो m/l इंटू 2L/3 प्लस m माइनस 2m। तो सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए इसको, तो ये ऐसे हो गया। तो ये फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2m/3 माइनस m, तो बराबर क्या आ जाएगा, -m/3 आएगा। समझ रहा है? मतलब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी उसका जस्ट राइट में कितना आ रहा है, -m/3, मतलब वहां पे आप नेगेटिव चला गया। और ये वेरिएशन भी देखो यार, ये जो इक्वेशन में लिखा हूं इसका, इसमें वेरिएशन देखो, ये भी x के साथ लीनियर ही है। इस चीज को भी लिखते रहना, ध्यान रखना, तभी कर्व बना पाओगे, वो डायग्राम लीनियर वेरिएशन, मतलब पूरे सी डी स्पैन में आपका जो वेरिएशन होगा बेंडिंग मोमेंट का वो लीनियर ही रहेगा। क्लियर है? तो ये कितना आ गया, -m/3। ये और ज्यादा क्लियर होगा जब मैं अभी डायग्राम समझाऊंगा। ओके, अब मैं निकाल लेता हूं बेंडिंग मोमेंट एट डी। अब देखो बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालने का जरूरत नहीं है, क्यों, आपको पता है वो कितना होगा, इक्वल टू 0 होगा डायरेक्टली, आपको ये पता है, वाई रोलर सपोर्ट। ये 0 हो जाएगा, ये आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी निकालना है, मतलब x इक्वल टू
L/3 हम पुट कर देंगे किस में, इस वाले इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में x इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना पुट कर देंगे L/3। जब x का वैल्यू L/3 पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी इक्वल टू आपका 0 निकल जाएगा। क्लियर है? चलो अब मैं एक बार यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करने का मतलब है सब चीज़ों को एकत्रित करता हूँ। एक बार जितने भी बेंडिंग मोमेंट्स के वैल्यू आए हैं सबको लिख लेता हूँ। देखो, अच्छा नेक्स्ट पेज में करता हूँ ताकि वहाँ डायग्राम भी बन जाए। तो ये देखिए, ये मैंने बीम पहले से बना लिया। जहाँ मेरे को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है वो भी मैंने लाइन वगैरह पहले से बना के रखा हुआ है। यहाँ देखो बगल में मैंने लिख दिया जो मैंने बेंडिंग मोमेंट का रिजल्ट निकाला। देखो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए और पॉइंट डी 0, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट डी पर बेंडिंग मोमेंट 0 और वेरिएशन क्या है, लीनियर। अब देखो बेंडिंग मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है पॉइंट बी पर, पॉइंट बी के जस्ट लेफ्ट में, मतलब ये सेक्शन है एट बी, इसका जस्ट लेफ्ट, कहने का मतलब है जब हम इधर से जाएंगे, हम इक्वेशन किधर से लिखे, ए से डी की ओर लिखे, तो वेरिएशन क्या है, लीनियर। पॉइंट बी के जस्ट लेफ्ट में कितना है, m/3। देखो समझ में आ रहा, ये हो गया कितना का, m/3। नाउ पॉइंट बी के जस्ट राइट में, मतलब उसके राइट सेक्शन पे कितना है, पॉजिटिव में है, और उसी सेक्शन पे कितना पॉजिटिव में है, लेकिन कितना का, 4m/3। तो m/3 से 4 गुना बढ़ गया, कितना, 4m/3। तो ये मैं ये ऊपर बना दिया। अभी ये जो पॉइंट है, ये लेट्स सपोज ये टोटल मैग्नीट्यूड हो गया कितना, ये 4m/3। जस्ट ए मिनट, ये क्या हो जाएगा, 4m/3, ठीक है, मतलब पॉइंट बी पर ही। फिर देखो पॉइंट सी के जस्ट लेफ्ट में कितना है, 5m/3, और वेरिएशन क्या है, लीनियर, तो वहां से अगेन लीनियरली ये वेरी करेगा। देखना एक बार डायग्राम कैसे होगा, ये अगेन ये लीनियरली वेरी किया इस तरह से। तो देखो 4m/3 से ज्यादा है कि नहीं, ये देखो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। अभी देखो पॉइंट सी पर ही उसके जस्ट लेफ्ट में नेगेटिव है, मतलब यहाँ से सीधा उतर के नेगेटिव में चला जाएगा, कितना का, -m/3 का। फिर पॉइंट डी पर 0, वेरिएशन है क्या, लीनियर। तो ये हो जाएगा इसका बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन की नहीं। ये कितना है, 5m/3, ये कितना है, m/3, इसमें पॉजिटिव, इसमें ये पूरे स्पैन में इसमें पॉजिटिव। देखो यहाँ से वेरिएशन लीनियर है कि नहीं, देखो मतलब जस्ट कलर चेंज करने दीजिए। पॉइंट बी पर जस्ट राइट से पॉइंट सी का जस्ट लेफ्ट तक वेरिएशन अगेन लीनियर गया कि नहीं। 4m/3 वाले पॉइंट से वो इंक्रीज होते हुए 5m/3 गया लीनियरली वेरी करके, फिर वहां से उसी पॉइंट पे डिक्रीज हुआ उसी सेक्शन पे, और कहाँ पहुंचा, -m/3 पर। तो ये वेरिएशन पॉजिटिव है कि नहीं ये सब, और इधर कितना है लास्ट में, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है, डिफरेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट किधर आएगा, कौन से स्पैन में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा। कैलकुलेशन आपका बीएमडी का इतना ही करना होगा, लास्ट में आपका बीएमडी बनाने के बाद फिर आपको बताना होगा, सीडी में टिक लगाना होगा, समझ रहे हैं। इस तरह का हार्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। क्लियर है, डायग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इसी में कुछ मैं पॉइंट्स कुछ नोट पॉइंट लिखवा देता हूँ। एक्चुअली मेरा तबीयत खराब लग रहा है, थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा पेट है ना, इसलिए बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं इसी में कुछ नोट्स लिखवा देता हूँ रिलेटेड टू कंसंट्रेटेड मूवमेंट, क्योंकि अभी अभी इस पर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इसको लिखिए, तो नोट लिखिए, इफ ए कंसंट्रेटेड लोड is applied at a point on the loading diagram, then in SFD shear force diagram
there will be two magnitude of shear force at that point, and difference between two shear force is equal to magnitude of point load at that point. क्लियर है पहला नोट। उसी तरह से दूसरा नोट लिखिए फॉर कंसंट्रेटेड मूवमेंट। इफ ए कंसंट्रेटेड मूवमेंट इज अप्लाइड एट ए पॉइंट ऑन लोडिंग डायग्राम, then in bending moment diagram there will be two magnitude of bending moment at that point, and difference between two bending moment will be equal to magnitude of concentrated movement at that point। चलो इस चीज को समझते हैं। जहां जैसे कि यहीं पर मैंने समझा देना आपको। देखो लेट सपोज कि इसको पकड़ लेते हैं, एक मिनट, पॉइंट बी को, ठीक है। तो पॉइंट बी पर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट बेसिकली कितना अप्लाइड है, m, है ना। और यहाँ पर देखिए पॉइंट बी पर आपको दो मोमेंट मिल रहा है, एक मिल रहा है 4m/3, दूसरा मिल रहा है m/3। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो 4m/3 माइनस m/3 3m/3 इक्वल टू m। तो पॉइंट बी पर टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट कितना है m। तो इन दोनों मैग्नीट्यूड का डिफरेंस अगर ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड निकल गया m। उसी तरह पॉइंट सी पर देखिए डिफरेंस निकालना है। पॉइंट सी पर क्या है 5m/3 माइनस डिफरेंस क्या हो जाएगा m/3। तो 5m/3 प्लस m/3 6m/3 तो 2m। यही तो है लोडिंग डायग्राम पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट एट दैट पॉइंट, यही मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा। इसी तरह से शियर फोर्स डायग्राम में एसएफडी में क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ताकि आपको ये सब चीज़ों को वेरीफाई करने में, जज करने में मदद करे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस स्टेटमेंट से उठा के दे सकता है। कोई लोडिंग डायग्राम दे दिया, पूछेगा इस पॉइंट को, या फिर सॉरी कोई बेंडिंग मोमेंट दे दिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे दिया, पूछेगा उस पॉइंट पर टोटल कंसंट्रेटेड मोमेंट कितना था। समझ में आ जाएगा ना। अगर इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक ही पॉइंट पर, एक ही सेक्शन पे दो बेंडिंग मोमेंट है, तो आप उससे इजीली समझ पाओगे उसको देख के कि वहां पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट रही होगी। ये सब चीजें मदद करेगी आपको जब हम बीएमडी या एसएफडी को यूज करके लोडिंग डायग्राम बनाएंगे, तो ये सारे बातें आपको मतलब काम में आएंगे, इसलिए ध्यान में रखना है। चलो अभी तो ये वीडियो मैं एंड करूंगा, आपके लिए होमवर्क देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, है ना। लेकिन आप अगर यहाँ तक पढ़े हैं तो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, इसका एसएफडी बीएमडी को बना के। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7008420353। ग्रेट टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम पीयूष सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तो इसको बनाइए, इसका एसएफडी बीएमडी, और इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप करिए। दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर। हमारा ग्रुप भी है, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे आप जब हमको व्हाट्सअप करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे बीएससी क्वालिफाइड, आईआईटीएन, एनआईटीएन, गेट क्वालिफाइड, एसएससी जेई, सब अपने अपने ओके अपनी पढ़ाई हुए। मैं भी हूँ, कोई डाउट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए कंसेप्ट डिकोडर के नाम से, वहाँ पर वीडियो एक्सेस करिए, आपको सब वहाँ पर मिल जाएगा। हम लोग यूट्यूब से अब प्ले स्टोर एंड्रॉयड एप्लीकेशन की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं। ओके, सो बेटर टू यूज एंड्रॉयड ऐप, डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर। बस अभी सब आ चुका है उस पर, सब कंटेंट उस पर भी साइमल्टेनियसली अपडेट होते रहती है जैसे जैसे यूट्यूब पे होती है। आज तो तबीयत खराब है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। वेल, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ये वीडियो आएगी। ओके, गुड लक। और भी डिफरेंट क्वेश्चन बनाएंगे एक ही वीडियो में।